Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है और आज का टॉपिक है gerund। तो gerund and the present participle 5.1 gerund and present participle। The forms of the gerund and the present participle are the same but their functions are different। तो सेम का मतलब है कि पार्टिसिपल की फॉर्म भी वर्ब प्लस आईएनजी होती है, मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी होती है, एंड gerund की फॉर्म भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। तो दोनों की फॉर्म्स तो सेम ही होती है लेकिन उनके फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस तरह से gerund फंक्शंस एज अ नाउन। gerund एक नाउन की तरह फंक्शन करता है, अर्थात जब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है तब हम उसको gerund कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड अ वर्बल नाउन। इस तरह से उसको वर्बल नाउन कहते हैं और उसको gerund कहते हैं। ए पार्टिसिपल फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, और पार्टिसिपल जो होता है वह एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। सो इट इज अ वर्बल एडजेक्टिव और इसलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। नाउ gerund फॉर्म। अब gerund की फॉर्म क्या होती है? अ gerund हैज द सेम फॉर्म एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म होती है वही किसी gerund की फॉर्म होती है, जैसे वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे राइटिंग, स्पीकिंग, पेंटिंग, टाइपिंग, यही इसकी फॉर्म्स होती हैं। वैसे जो यहाँ है, जिस तरह से राइटिंग है ये प्रेजेंट फॉर्म है, एंड इसकी परफेक्ट फॉर्म भी होती है, एंड पार्टिसिपल की हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो लेकिन वो gerund में नहीं होती है, वो सिर्फ पार्टिसिपल में होती है। gerund के यूजेस क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ gerund? मीन्स gerund कहाँ पर यूज किया जाता है? तो यहाँ से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इन्फिनेटिव और gerund के एक ही प्रकार के फंक्शंस होते हैं, यानी जिस तरह से इन्फिनेटिव को वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, और एजएमआर वर्ड्स वर्क के बाद उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में जिस तरह से यूज किया जाता है, उसी तरह से एक gerund को भी सब्जेक्ट के रूप में वर्ब से पहले, एंड ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद, एंड एजएमआर वर्ड्स वर्क के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एंड किसी प्रेपोजिशन के बाद उसको ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में उसको यूज किया जाता है। तो सिंस gerund इज काइंड ऑफ अ नाउन, क्योंकि ये नाउन की जैसा ही होता है, नाउन ही होता है, इट कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ स्विमिंग वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है इज से पहले आकर। इसी तरह से लर्निंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, यानी यहाँ लर्निंग भी इज के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट के रूप में भी gerund काम करता है। शी लव्स प्लेइंग द वायलिन, यानी कि शी लव्स, व्हाट डज शी लव? प्लेइंग द वायलिन। तो ये जो प्लेइंग वर्ड है ये लव्स के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर क्या से प्रश्न पूछ करके देखे, व्हाट डज शी लव? तो शी लव्स प्लेइंग द वायलिन, तो यानी क्या के उत्तर में प्लेइंग आंसर आता है, तो शी लव्स प्लेइंग द वायलिन। प्लेइंग वर्ड यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है लव्स का। ही लाइक्स कैचिंग फिश, ही लाइक्स कैचिंग फिश में कैचिंग जो वर्ड है वह लाइक्स के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो इस तरह से gerund सब्जेक्ट की तरह काम करता है और gerund वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर gerund एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है। हर हॉबी इज प्लेइंग टेनिस, तो उसकी हॉबी क्या है? यहाँ पर पिछले उसमें थी 2+, एंड यहाँ पर क्या है? प्लेइंग टेनिस, तो ये इज एमआर वॉज वर्क के एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ काम कर रहा है। हर हॉबी इज प्लेइंग, हर हॉबी इज वॉचिंग मूवीज, हर हॉबी इज रीडिंग नॉवेल्स, हर हॉबी इज
प्लेइंग क्रिकेट, हर हॉबी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो या सिंगिंग सॉन्ग्स, तो इस तरह से यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी आके इज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ काम कर रहा है। इन इन एन एपोजिशन, इन एपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, तो यहाँ इन एक की जगह एन आएगा, या इन एन एपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पर किसी नाउन और प्रोनाउन के एपोजिशन की तरह भी मतलब जीरंड का यूज किया जाता है। अब ये इन एपोजिशन क्या होता है? एपोजिशन एक ऐसी व्यवस्था होती है या ऐसा नाउन होता है या ऐसा एक फ्रेज होता है जो किसी वर्ब के बाद, मतलब जो किसी नाउन के बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम एपोजिशन कहते हैं। जो किसी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है उसको भी हम एपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इट इज फूलिश टचिंग अ लाइव वायर, तो फूलिश क्या है? इट इज फूलिश, व्हाट इज फूलिश? टचिंग अ लाइव वायर, तो ये फूलिश वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए टचिंग, ये जो टचिंग वर्ड है ये इसका एपोजिशन हो गया। इन कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स में सिंथेटिक कंपाउंड्स में भी जेरेंड का यूज किया जाता है। तो कंपाउंड नाउन्स का मतलब होता है कि नाउन से पहले आ जाता है वर्ब प्लस आईएनजी, और इस तरह से वह वहां पर कंपाउंड नाउन्स बनाता है। अब ये ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या है? वाटर फॉर ड्रिंकिंग। इसी तरह से अ वॉशिंग मशीन, अ वॉशिंग मशीन का मतलब क्या है? मशीन फॉर वॉशिंग। तो इसलिए यहाँ पर ये ड्रिंकिंग वाटर को यहाँ जीरंड कहा जाता है, वॉशिंग मशीन में वॉशिंग को भी जीरंड कहा जाता है, जेरंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जेरंड? क्योंकि ये वास्तव में, जैसे यहाँ पर देखिए वाटर फॉर ड्रिंकिंग, तो इस तरह की व्यवस्था ये जब मीनिंग में हम यूज कर रहे हैं तो ये फॉर यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से मशीन फॉर वॉशिंग यानी वॉशिंग क्या है? फॉर का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये फॉर के ऑब्जेक्ट के रूप में इनको यहाँ लगाया जाता है। तो इसलिए ये यहाँ एडजेक्टिव नहीं होते बल्कि ये एक नाउन का ही हिस्सा होते हैं, और इसलिए इनको हम यहाँ पर कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। जीरंड एंड इन्फिनेटिव, तो जीरंड एंड इन्फिनेटिव का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वर्ब प्लस जीरंड यूजुअली इंडिकेट्स अ नॉर्मल एक्टिविटी, वंस चॉइस और प्रेफरेंस। तो मतलब ये वर्ब प्लस जीरंड जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। और नॉर्मल एक्टिविटी का मतलब क्या है? किसी की चॉइस या किसी की के प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब कोई व्यक्ति नंबर 1 पर किस चीज को महत्व देता है, किस चीज को ज्यादा पसंद करता है, उसको हम प्रेफरेंस कहते हैं। फर्स्ट चॉइस किसी व्यक्ति की क्या है? जैसे शी लव्स प्लेइंग द पियानो, यानी कि ये उसकी चॉइस है, यह उसकी नॉर्मल एक्टिविटी है, ये उसका प्रेफरेंस है। अगर 4 कोई इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे तो वो पियानो को पसंद करेगा, ऐसे कह सकते हैं। या उसको जब भी मौका मिलता है, उसको जहां भी मौका मिलता है, जैसे भी मौका मिलता है, तो वह पियानो की तरफ दौड़ पड़ता है। ये उसकी नॉर्मल एक्टिविटी है, उसकी चॉइस है। इस तरह से आई प्रेफर वर्किंग, मतलब ये लॉन्ग टाइम हैबिट है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। आई प्रेफर वर्किंग इन द गार्डन, मतलब मेरी जो प्रेफरेंस है, मेरा आई प्रेफर मीन्स आई लाइक वर्किंग, मीन्स आई गिव इम्पोर्टेंस टू वर्किंग इन द गार्डन, यानी कि मुझे गार्डन में काम करना पसंद है। तो ये भी क्या, एक लॉन्ग एक्टिविटी की ओर इशारा करता है। नॉर्मल चॉइस है, लॉन्ग एक्टिविटी है, और ये प्रेफरेंस है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यानी मुझे अगर एक बार एक गार्डन में काम करने को मिले और एक मुझे कहीं शहर में काम करने को मिले, तो मैं गार्डन में काम करना ज्यादा पसंद करूंगा शहर के बजाय। तो इस तरह से ये प्रेफरेंस हो गया। Second point is verb plus infinitive usually indicates a temporary or occasional activity. इन्फिनेटिव जो दिखाता है वो टेम्पररी एक्टिविटी को, यानी जहां मैंने कहा कि नॉर्मल एक्टिविटी यानी लॉन्ग टाइम एक्टिविटी को ये दिखाता है। और वर्ब प्लस इन्फिनेटिव जब भी हम यूज करते हैं तो वह टेम्पररी एक्टिविटी के लिए यूज होता है और अकेजनल एक्टिविटी के लिए यूज होता है। तो अकेजनल एक्टिविटी का मतलब क्या है? अकेजनल एक्टिविटी का मतलब ये है, जैसे I wouldn't like to go for a walk now.
यानी ये मेरे रोजाना की पसंद नहीं है, लेकिन आज जाना पसंद नहीं करूंगा। आई वुडंट लाइक टू गो फॉर अ वॉक नाउ, यानी अब मतलब आज के दिन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाना बंद कर दूंगा। आज नहीं जाऊंगा। आई वुड प्रेफर टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे इवनिंग, मतलब मैं फ्राइडे इवनिंग को ट्रेवल करना पसंद करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जब भी जाऊंगा तब फ्राइडे को ही जाया करूंगा, मतलब यह इस बार की बात है, मतलब इस बार मुझे फ्राइडे इवनिंग को जाना है। तो इस तरह से वर्ब प्लस इन्फिनेटिव अकेजनल और टेम्पररी एक्टिविटी को दिखाता है। यानी यहाँ ये जो जीरंड एंड इन्फिनेटिव है, तो ये पॉइंट हमको ये सुझाव देता है कि हमको जीरंड और इन्फिनेटिव में से क्या यूज करना चाहिए। तो अर्थात हमको जब लॉन्ग एक्टिविटी दिखानी है, नॉर्मल एक्टिविटी दिखानी है, अपनी चॉइस दिखानी है, प्रेफरेंस दिखाना है, तब तो हमको वर्ब प्लस जीरंड यूज करना चाहिए। एंड जब हमको टेम्पररी एक्टिविटी दिखानी है, एक बार की घटना दिखानी है, अकेजनल एक्टिविटी दिखानी, यानी किसी काम को हम कभी कभार करते हैं, जब हमको यह दिखाना है तब हमको वर्ब प्लस इन्फिनेटिव यूज करना चाहिए। जैसे आई वुड प्रेफर टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे, ये क्या है, एक बार की घटना, टेम्पररी एक्टिविटी है। जैसा कि मैंने कहा कि इस बार फ्राइडे को जाने का मतलब, अगर हम कहते हैं आई वुड प्रेफर टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे, इसका मतलब है इस बार मैं ये जो अब इस बार जो जाना है उसको मैं फ्राइडे को जाना पसंद करूंगा, लेकिन इसके आगे तो मेरा जो शेड्यूल होगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग में जाऊंगा। प्रेपोजिशन प्लस जीरंड, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड ही आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता है। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर अबाउट है तो अबाउट के साथ इन्फिनेटिव उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, लेकिन यूजुअली जो रूल है वह यही है कि प्रेपोजिशन है अगर, तो प्रेपोजिशन के साथ जब हम जेरन पढ़ते हैं तो अब यही कहा जाता है कि प्रेपोजिशन के साथ कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता है, जीरंड ही आता है। और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत भी करते हैं अगर प्रेपोजिशन के साथ जीरंड आया हुआ हो तो। लेकिन प्रेपोजिशन के साथ इन्फिनेटिव आया हो तो उसको हम गलत करते हैं, और प्रेपोजिशन के साथ जीरंड आया हो तो वह सही होता है। अगर इन्फिनेटिव आया है तो फिर हम जीरंड लगाते हैं उसके साथ, तो जीरंड लगा करके हम सही करते हैं सेंटेंस को। अब प्रेपोजिशन ऑलवेज टेक्स अ जेरंड नॉट एन इन्फिनेटिव। देखिए, तो प्रेपोजिशन के साथ हमेशा जीरंड ही आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता। लेकिन जो हमने इन्फिनेटिव में पढ़ा है कि अबाउट, तो अबाउट के साथ भी इन्फिनेटिव आता है, वहां अबाउट के साथ जीरंड नहीं आता है। तो ये एक एक्सेप्शन आप याद रखिए। वहां पर भी हम यही पढ़ाते हैं इन्फिनेटिव में कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो वह कहने के लिए ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम वास्तव में देखें तो प्रेपोजिशन के साथ इन्फिनेटिव नहीं आता है बल्कि जीरंड ही आता है 99.99%। इसके बाद है पॉइंट ए, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस जीरंड। तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद फिर अगर वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद जीरंड आता है। जैसे शी गोज ऑन टॉकिंग एंड कंप्लेनिंग, ही इज थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग हिज पोस्ट, ही हैज प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट। तो यहाँ पर ये देखिए वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आया तो प्रेपोजिशन के साथ फिर यहाँ जीरंड फॉर्म में आई है। थिंकिंग के बाद प्रेपोजिशन आया है तो उसके बाद जीरंड फॉर्म में आई है। एंड प्रिवेंटेड मी के बाद यहाँ देखिए फ्रॉम, यानी प्रेपोजिशन आया है तो प्रेपोजिशन के बाद यहाँ जीरंड ही आया है। तो इस चीज का भी ध्यान, यानी प्रेपोजिशन आ गया है तो वहां जीरंड ही आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर। बी पॉइंट, वर्ब प्लस नाउन, यानी वर्ब के बाद नाउन है, नाउन के बाद प्रेपोजिशन है। चूंकि प्रेपोजिशन के बाद जीरंड ही आता है तो यहाँ भी वही फंक्शन काम करेगा। दिस इज जस्ट अ लेम एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट, तो एक्सक्यूज के बाद यहाँ फॉर आ गया तो फॉर के बाद यह जीरंड ही आएगा। सी, वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन प्लस जीरंड, यानी वर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद जीरंड ही आएगा। यानी हमेशा ध्यान रखिए प्रेपोजिशन है तो उसके साथ जीरंड ही आएगा। जहां भी प्रेपोजिशन है और अगर इन्फिनेटिव और जीरंड में से, यानी एक्शन को नाउन बना करके लिखना है तो वहां यूजुअली जीरंड ही आएगा। शी इज गुड एट नेगोशिएटिंग होगा प्रेपोजिशन के बाद। ये एट क्या है, प्रेपोजिशन है,
तो इसके साथ गुड एट नेगोशिएटिंग ही होगा। और इसके क्वेश्चंस में बहुत बार गुड के साथ ये सब चीज़ें आती है, तो वहाँ पर ये एक तरह से फ्रेज की तरह यूज होता है, तो अभी ही देख लिया जाए तो बेटर है। फोर्थ पॉइंट इज वर्ब प्लस जीरंड, यानी इन वर्ब्स के बाद हमेशा जीरंड ही आता है। These verbs always take a gerund, not an infinitive। ये जो verbs है वो हमेशा gerund ही लेती है, इनके साथ infinitive नहीं आता है। ये लर्न करने की आवश्यकता है। Avoid, consider, defer, delay, deny, enjoy, escape, इनके साथ forgive, keep, है ना, इनके साथ keep का जो होता है वो continue के मीनिंग में आता है। एंड माइंड, माइंड का मतलब ऑब्जेक्ट के मीनिंग में मिस, पार्डन, प्रैक्टिस, प्रिवेंट, पुट ऑफ, प्रेजेंट, रेजिस्ट, रिस्क, स्टॉप। स्टॉप मतलब सीज के जब उसमें अर्थ में लगाएंगे तब जीरंड ही आएगा। जैसे ही अवॉइड्स सीइंग मी, तो ही अवॉइड्स मतलब ये क्या है, ये उसकी एक लॉन्ग टाइम हैबिट है, तो इसलिए यहाँ इसके साथ अवॉइड के साथ ये आएगा। आई डोंट माइंड वेटिंग हियर, मतलब वेट टू वेट नहीं आएगा। शी इंजॉयज फीटिंग हर पेट्स, द बेबी केप्ट क्राइंग, तो ये यहाँ केप्ट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा है कंटिन्यू, तो यहाँ केप्ट का मतलब क्या है कंटिन्यूड क्राइंग, तो यहाँ मतलब जीरंडी आएगा। देन इज एडजेक्टिव, adjective plus gerund। These adjectives expressions always take a gerund, not an infinitive। ये जो adjectives है जैसे busy है, happy है, worth है, तो it's no use या it's no good, can't help, can't stand, इन सब के बाद में gerund आता है, not an infinitive। He is busy packaging up, तो busy के साथ packaging up gerund आया है। This site is worth seeing, इसके साथ जीरंड है। शी इज हैप्पी प्लेइंग विद हर चिल्ड्रन, तो ये इसके साथ भी जीरंड है, ये लॉन्ग टाइम हैबिट को दिखाता है। इज नो यूज रिपेंटिंग नाउ, इज नो यूज के बाद भी यहाँ जीरंड आया है। एंड वी कुडंट हेल्प लाफिंग, इसके साथ भी जीरंड आया। ये लर्न करने की चीज है, इसमें कोई टेक्निकल ऐसी चीज नहीं कि जिसको हम एक्सप्लेन करें, ये मतलब इनके साथ जीरंड ही यूज किया जाता है। और एक्सप्लेन अगर करना है तो यह कि ये सब लॉन्ग हैबिट को दिखाते हैं। अगर हमने कहा ही इज बिजी, तो ही इज बिजी नॉट एट दिस मोमेंट, बल्कि ही इज बिजी यूजुअली। दिस साइट इज वर्थ सीइंग, तो ये फॉर ऑल द टाइम। ये शी इज हैप्पी प्लेइंग मतलब ऑल द टाइम, ये मतलब सिर्फ आज नहीं, एट द मोमेंट शी इज नॉट प्लेइंग। तो इस तरह से ये लॉन्ग टाइम एक्टिविटी या उसके प्रेफरेंस को दिखाते हैं। इसके बाद है जेरंड इन अ कॉम्प्लीमेंट, तो एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी जेरंड आता है। इन अ कॉम्प्लीमेंट, अ जेरंड कैन बी यूज्ड इन टू वेज इन अ कॉम्प्लीमेंट। आफ्टर अ नाउन प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस में भी ये यूज किए जा सकते हैं नाउन प्रोनाउन के बाद, यानी नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा और उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में जीरंड होगा या जेरंड होगा। यानी नाउन प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे और उन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ये जेरंड काम कर रहा होगा। इसी तरह से आफ्टर अ नाउन प्रोनाउन इन दी पजेसिव केस, यानी कि ये जो नाउन प्रोनाउन है ये पजेसिव केस में होंगे और इसके बाद जेरंड नाउन फॉर्म में आ रहा होगा। इसका कहने का मतलब यह है। आफ्टर अ नाउन प्रोनाउन इन दी ऑब्जेक्टिव केस का मतलब फिर से समझ लीजिए क्या है कि वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आएंगे और ये नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होंगे एंड इसके बाद फिर जीरंड या जेरंड आएगा और वह नाउन फॉर्म में होगा। इसी तरह से और वो नाउन फॉर्म में इनके कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा होगा। आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन इन दी पजेसिव केस का फिर से देख लीजिए क्या है, मतलब कि ये इसके नाउन और प्रोनाउन पजेसिव केस में नाउन और प्रोनाउन होंगे और उसके बाद फिर जीरंड फॉर्म में नाउन होगा या नाउन फॉर्म में जीरंड होगा। आई डोंट लाइक टॉम हिम मीन्स मुझे टॉम पसंद नहीं है, तो ये टॉम ऑब्जेक्टिव केस में है। आई डोंट लाइक हिम ये प्रोनाउन है, मैं टॉम को पसंद नहीं करता हूं, यहां टॉम ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। मैं उसे पसंद नहीं करता हूं हिम, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। क्यों? आई डोंट लाइक हिम वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम,
मैं उसको या टॉम को टीवी देखते हुए वॉचिंग, उसका जो है हमेशा टीवी देखते हुए पसंद नहीं करता हूं। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। दूसरा, इसी बात को हम पजेसिव केस में भी कह सकते हैं। आई डोंट लाइक टॉम्स वॉचिंग टीवी, मुझे टॉम का टीवी देखना हमेशा अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट लाइक हिज वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, मुझे उसका हमेशा टीवी देखना अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो बात है ये दो तरह से कही गई। आई डोंट लाइक टॉम वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, तो यहाँ तो मैं टॉम को पसंद नहीं करता हूं जब वह टीवी देख रहा हो, इसका मतलब ये हो गया। और ये इसका आई डोंट लाइक टॉम्स वॉचिंग टीवी, इसका मतलब है टॉम को तो पसंद करता हूं लेकिन उसके टीवी देखने की हरकत को पसंद नहीं करता हूं। तो यहाँ है कि टॉम की टीवी देखने की हरकत को या टीवी देखने को पसंद नहीं करता हूं। और यहाँ पर हो गया आई डोंट लाइक टॉम वॉचिंग टीवी, यानी जब टॉम टीवी देख रहा होता है तब मैं टॉम को पसंद नहीं करता हूं। तो इस तरह से इसका यह अर्थ हो गया। आज के लिए इसके लिए यहीं तक, और इसके बाद फिर पार्टिसिपल को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश दोबारा से, मीन्स पार्टिसिपल को समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।